जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 30 अक्टूबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ एनालिटिकल बेस्ड इन्फॉर्मेशन होंगी, तो हम लोग सारी चीज़ें आराम से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच हैज़ पार्टनर्ड मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद साफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स एम्ड एट फॉस्टरिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन। तो साफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और कॉर्पोरेशन के लिए? तो आपके ऑप्शन है साथियों, भारत हैवी व्हीकल्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो साथियों, इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साफरान एयरक्राफ्ट इंजन ने पार्टनरशिप की है फॉर फॉस्टरिंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, साफरान ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो कैसे याद रखेंगे? ये साफ लिखा है ना, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान साफ है बहुत। ठीक है, हिंदुस्तान साफ है। ठीक है, हिंदुस्तान साफ है किसके लिए? एरोस्पेस के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एरोस्पेस कोलैबोरेशन की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, एरोस्पेस के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? हिंदुस्तान साफ है एरोस्पेस के लिए। ठीक है, हिंदुस्तान साफ है, हिंदुस्तान से याद रखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, साफ से याद रखेंगे साफरान एयरक्राफ्ट इंजन, और एरोस्पेस से याद रखेंगे कि एरोस्पेस के लिए कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की पार्टनरशिप हुई है। ठीक है साथियों, तो ये ट्रिक क्या है साथियों, फिर से देख लेते हैं। हिंदुस्तान साफ है, ठीक है, एरोस्पेस के लिए। ठीक है, एरोस्पेस के लिए। तो हिंदुस्तान से ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, साफ से साफरान एयरक्राफ्ट इंजन जो कि फ्रेंच एरो इंजन डिज़ाइन वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और एरोस्पेस से क्या है, ये जो कोलैबोरेशन हुआ है ये एरोस्पेस फील्ड में हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा, ये करंट अफेयर की ट्रिक जो बताई है वो भी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस टू एक्सटेंड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू रिमोट रीजन्स इन इंडिया फॉर नेशन वाइड कवरेज? तो किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इंस्टीट्यूशन ने पहला सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देने की बात कही है? ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देने की बात कही है रिमोट रीजन्स ऑफ इंडिया में। तो साथियों, आपके ऑप्शन हैं एयरटेल 6G फाइबर, स्टार लिंक, जियो स्पेस फाइबर या वोडाफोन गीगा स्पेस फाइबर। तो साथियों, इसका सही आंसर है जियो स्पेस फाइबर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? जियो स्पेस फाइबर। तो रिलायंस के जियो ने इंट्रोड्यूस किया है जियो स्पेस फाइबर, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस। ठीक है, तो ये जो इसमें जो इंटरनेट सर्विस दी जाएगी वो सैटेलाइट बेस्ड होगी, वो टावर बेस्ड नहीं होगी। जैसे हम लोग टावर बेस्ड देखते हैं ना, वो सैटेलाइट बेस्ड होगी, क्योंकि रिमोट रीजन पे क्या है, टावर नहीं इंस्टॉल हो पाते हैं। ठीक है, टावर इंस्टॉल नहीं हो पाते, पर सैटेलाइट तो रहती है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, एलईओ में। ठीक है, तो वहाँ से आराम से मतलब इंफॉर्मेशन और जो भी कम्युनिकेशंस हैं वो रिले किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जियो स्पेस फाइबर ने सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस की आगाज किया है इंडिया में। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू रिमोट रीजन्स इन इंडिया फॉर नेशन वाइड कवरेज। तो किसने लॉन्च किया है? ये रिलायंस ने लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये किसने लॉन्च किया है साथियों? रिलायंस ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आसान है, एक बार में देखेंगे याद आ जाएगा। ठीक है, तो जियो स्पेस फाइबर ने ये लॉन्च किया है, रिलायंस का ही जियो स्पेस फाइबर है, जो कि सैटेलाइट पे सैटेलाइट बेस्ड गीगा बिट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अभी ये स्पॉन्ज बॉब थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो हम लोग देख लेते हैं। ये इजराइल का सीक्रेट वेपन है अगेंस्ट हमास। ये क्या करता है, अभी आगे देखेंगे हम लोग कैसे ये काम करता है। तो ये देखा गया है कि जो ये पूरा मान लीजिए ये इजराइल है, तो यहाँ पे देखा गया है ये जो हमास वाले हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे उन्होंने टनल्स बना लिया है। ठीक है, तो इन टनल्स का प्लान फेल करने के लिए स्पॉन्ज बॉब का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली स्पॉन्ज बॉब काम कैसे करता है। ठीक है, तो स्पॉन्ज बॉब जो हैं ये क्या करते हैं, दे हैव द केपेबिलिटी टू सील ऑफ इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ टनल्स। ठीक है, तो ये टनल्स पे काम करते हैं बीनीथ गाजा विदाउट कॉजिंग एक्सप्लोजन। ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन नहीं मचाते हैं, बस ये क्या करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे आगे, जैसे ही इनको फेंका जाता है तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज जैसे एकदम फैल जाते हैं, जैसे वो जैसे कोई गुब्बारा मान लीजिए होता है ना, गुब्बारा कोई बलून होता है, आप उसमें हवा भरिए फूलने लग जाता है, वैसे ही ये होता है कि ठीक है, इसको ये मान लीजिए ऐसे छोटा सा फेंका है, तो जैसे ही टनल के अंदर, ये टनल है,
टनल के अंदर जाएगा तो एकदम बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक कर देगा, सारी चीज़ें ब्लॉक कर देगा। एक्सप्लोजन नहीं होंगे, मतलब लीथल नहीं होता, बस एक्सप्लोजन्स नहीं होंगे बिल्कुल भी, पर इनको इनकी ये टेररिस्ट की एंट्री या कोई भी इन्फिल्ट्रेशन को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो स्पॉन्ज बॉब अभी इजराइल यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जो पूरी एक टेक्निक है या जो भी इनका ऑपरेशन है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टनल बस्टर है, ये स्पॉन्ज बॉब टनल बस्टर है, ठीक है। तो ये हमास पे यूज़ करने का सोचा जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है इजराइल में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखिए ये पूरी एक टनल है, नीचे टनल है, ठीक है। तो कि हम थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं, तो ये, अरे इसमें तो और नहीं दिखाई दे रहा, ये भी नहीं सही लग रहा, ये सही हो सकता नहीं, ये भी सही नहीं है, हाँ ये थोड़ा सही, 1 मिनट। हाँ तो ये देखिए ये टनल है यहाँ पे, ठीक है, पूरी टनल बनी हुई है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये बॉम्ब है, ये सोल्जर के हाथ में बॉम्ब है, उन्होंने टनल में गिराया इसको, तो ये बहुत बड़ा सा हो गया, ठीक है। देखिए पूरा एकदम ब्लॉक कर दिया टनल को, तो टेररिस्ट फाइंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड इनसाइड दिस टनल, ठीक है। तो स्पॉन्ज बॉब टनल बस्टर की तरह काम किया जाएगा, इसराइल में इसका निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों ये ऐसे वन लाइनर है, ध्यान दीजिएगा, वैसे एग्जाम में आने की संभावना कम है, पर फिर भी एक बार अपनी आँख के नीचे से गुजार लीजिए इसको। तो जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, ऑब्वियसली मुंबई में हो रहा है, ठीक है। जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। अभी हम लोग ने जियो का क्या देखा, तो जियो ने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जियो मामी फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, वो जियो कन्वेंशन सेंटर जो है वहाँ पे हो रहा है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, देखिएगा कि कौन सी कंपनी बनी है जो कि पहला इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है। आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली इंडिया की कंपनी कौन सी है, आपको ये बताना है। पहली कंपनी इंडिया की कौन सी है जो कि आईफोन मैन्युफैक्चर करेगी, ठीक है साथियों, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं टाटा, सेकेंड ऑप्शन है रिलायंस, थर्ड ऑप्शन है लावा, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो साथियों इसका सही आंसर है टाटा, ठीक है। तो टाटा जो है, टाटा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट आईफोन मैन्युफैक्चरर एज विस्टर्न अप्रूव्स फैक्ट्री सेल, ठीक है। तो विस्टर्न की जो फैक्ट्री है जो कि टाटा वो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है, उसको टाटा एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो बस इतना से याद रखना है कि जो आईफोन अब मैन्युफैक्चर होगा वो कौन करेगा, टाटा, ठीक है। टाटा करेगा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, ठीक है। कौन करेगा साथियों, टाटा, ठीक है, टाटा। तो याद रखिएगा, अब जो बहुत महंगे महंगे फ़ोन मिलते हैं ना, महंगे आईफोन को टाटा कहना है, ठीक है, महंगे आईफोन को टाटा कहना है। अब सस्ते आईफोन मिलेंगे, ठीक है। महंगे आईफोन को क्या कहना है, टाटा कहना है। टाटा से मतलब कैसे याद रखेंगे कि टाटा पहला इंडियन कंपनी बनी है जो कि आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगी इन इंडिया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं ट्रिक कि महंगे आईफोन को टाटा बोलना है अब, ठीक है। महंगे आईफोन को अब टाटा बोलना है, ठीक है। तो टाटा से याद रखें कि टाटा पहला मैन्युफैक्चरर बना है जो कि आईफोन मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्पेक्स 2030 इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्पेक्स 2030 जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस का, सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का, थर्ड ऑप्शन है मेडिसिन विदाउट बॉर्डर का, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ये तो सिंपल है साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि हम लोग स्पेक्स 2030 सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये इनिशिएटिव है, सॉरी, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड पीपल सेंटर्ड आई केयर, ठीक है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में, फ़ोन में तो लगे हुए हैं ना, तो इसके चलते आई से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसके लिए स्पेक्स 2030 एक इंटीग्रेटेड और पीपल सेंटर्ड आई केयर डेवलप किया जाएगा। और ये किसका इनिशिएटिव है साथियों, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, क्योंकि स्पेक्स भी हेल्थ का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको इनिशिएट कर रहा है, ठीक है साथियों। सिंपल सा था, डायरेक्ट सा था, में ज़्यादा कुछ एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड जो है गलत है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है साथियों। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अटेंटिव होकर क्वेश्चन पढ़ना है, तभी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप क्वेश्चन सही मार्क करेंगे। अन्यथा ये होगा, आप गलत क्वेश्चन पढ़ेंगे, गलत इंटरप्रेट करेंगे, गलत आंसर मार्क करके आएंगे, आपकी ज़रा सी लापरवाही से आपकी महीनों की मेहनत, सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो आपको
चाहे आप इसमें 1 मिनट ले लीजिए, पर क्वेश्चन आप सही से पढ़िए और उसके अनुरूप आंसर सही से मार्क करिए। ठीक है साथियों, तो ये मेरा विनम्र निवेदन है आप लोग से कि प्लीज़ 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 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से अटेंटिव होके बिना किसी प्रेशर के पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन आना नहीं आना वो बात की बात है, पर आप बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अपने आप से ये वादा कीजिए। ठीक है, ये भी अपने आप से एक तरीके की चीटिंग होगी अगर आप क्वेश्चन इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, का इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल नहीं करते हैं, बाहर कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तो इन सब का तभी अर्थ निकलेगा जब आप अपने आप से लॉयल होंगे, अपने आप से ऑनेस्ट होंगे, और तभी होंगे जब आपकी ये प्रैक्टिसेस जो एग्ज़ाम प्रैक्टिसेस हैं वो एकदम अपग्रेडेड और अप टू डेट और बहुत ही अटेंटिव रहेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा आपको ज्ञान ना बताते हुए बताना है आपको कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो साथियों पहला ऑप्शन है कि इट इज़ डिज़ाइन टू अनरेवल द सीक्रेट्स ऑफ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। द प्लान लॉन्च ऑफ दिस मिशन इज 2030। द रोमन स्पेस टेलीस्कोप इज ए नासा ऑब्जर्वेटरी। और लास्ट ऑप्शन है इट विल हैव अ प्राइमरी मिशन लाइफ टाइम ऑफ 5 years। ठीक है, तो ये फिर से जल्दी से एक बार हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये डिज़ाइन हुआ है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में जानने के लिए। ये 2030 में लॉन्च किया जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है कि ये रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, ये नासा की ऑब्जर्वेटरी है। और लास्ट ऑप्शन है कि जो मिशन है इसकी लाइफ टाइम होगी 5 years। तो आपको बताना है इनकरेक्ट इसमें कौन सा है। तो साथियों इसमें इनकरेक्ट है सेकेंड ऑप्शन, सॉरी ये गलत हो गया है, ये नहीं है, ये ऑप्शन होगा 2030 नहीं है, 2027 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ 2027 है, यहाँ थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, हम ही एडिट करते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो थोड़ा सा आप हमको माफ़ कीजिएगा। ठीक है, वन मैन आर्मी की तरह अभी ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लान लॉन्च कब है? 2027। तो ध्यान दीजिएगा, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो है ये नासा का है। ठीक है, रोमन स्पेस देख के आप ये ना समझें कि ये इटली की है कि कहीं यूरोपियन यूनियन की है। ठीक है, ये नासा की ऑब्जर्वेटरी है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, लॉन्च कब होगी? 2027 में होगी। लाइफ टाइम का मिशन, इसका मिशन की लाइफ टाइम क्या है? 5 years एक्सटेंडेड विद अगेन 5 years। ठीक है, तो ये क्या करेगी? डार्क एनर्जी, इट विल स्कैन द वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस सर्चिंग फॉर शटल सिग्नल्स एंड टेल टेल फ्लिकर्स दैट कुड अनलॉक सीक्रेट्स अबाउट कॉस्मोस। ठीक है, तो वही है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को अनरिवील करेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के बारे में हम लोग ने बात की थी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर इन द वर्ल्ड फर्स्ट यूटरस ट्रांसप्लांट वॉज कंडक्टेड प्रोवाइडिंग न्यू होप फॉर वुमेन फेसिंग रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस। ठीक है, तो वर्ल्ड का पहला, दुनिया का पहला यूटरस ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है? ठीक है, यूटरस ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं इटली, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। तो साथियों इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में अभी ये यूट्रस ट्रांसप्लांट कंडक्ट किया गया था जो कि सक्सेसफुल रहा। इससे जो विमेन रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस फेस करती हैं उसको डील करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा यू से यूटरस है और यू से ही यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है और युगांडा भी नहीं है। ठीक है, यू से बहुत कंट्रीज हैं, युगांडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, पर आपको ध्यान देना है कि ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, यू से यूटरस और यू से यूनाइटेड किंगडम। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी ट्रिक करंट अफेयर की समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस कंट्री के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक वैक्सीन जिसका नाम है कैलिक्स कोका, जो कि कोकेन एडिक्शन के डील करने में काम आएगी। ठीक है, तो विच कंट्री साइंटिस्ट डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन कैलिक्स कोका वैक्सीन फॉर कोकेन एडिक्शन। ठीक है, तो कोकेन एडिक्शन को दूर करने के लिए जो वैक्सीन डेवलप की गई है कैलिक्स कोका, वो किस देश ने डेवलप की है आपने ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं चाइना, सेकेंड ऑप्शन है ब्राज़ील, थर्ड ऑप्शन है यूएस और फोर्थ ऑप्शन है कोलंबिया। तो साथियों इसका सही आंसर है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील ने डेवलप किया है क्या? कैलिक्स कोका, जो कि कोकेन एडिक्शन में डील करने में काम आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कैलिक्स कोका जो है कोकेन एडिक्शन का काम करती है। ठीक है, और सी से पहले क्या आता है ये ट्रिक बता रहे साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो वैक्सीन है उसका नाम है कैलिक्स कोका। ठीक है, और किसने डेवलप किया है वो कैसे याद रखेंगे, तो सी के पहले आता है बी, तो बी से जो कंट्री होगी वो डेवलप की होगी। ठीक है, ब्राज़ील, वैसे तो बी से और कंट्रीज हैं, बोलीविया है,
ठीक है। ब्राज़ील तो है ही है, ठीक है। भूटान है, पर बी से आप याद रखिएगा ब्राज़ील ने डेवलप किया है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी, ठीक है। तो सी के जस्ट पहले आता है बी, तो ब्राज़ील ने डेवलप किया है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, कैलिक्स कोका सी से जस्ट पहले आता है बी। और अगर आपसे पूछेंगे ब्राज़ील के साइंटिस्ट ने अभी कोकेन एडिक्शन वाली जो वैक्सीन है उसका क्या नाम है, तो भी याद रखिएगा बी के बाद आता है सी, तो कैलिक्स कोका, ठीक है। लास्ट में कोका है ये कोकेन का, ठीक है, कैलिक्स कोका, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक करंट अफेयर्स की समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले ही चक्र 2 के बारे में देखा था, ठीक है, जो कि एक सीबीआई का इनिशिएटिव है फॉर डीलिंग विद साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। अभी हम लोग ने शायद 4 या 5 दिन पहले ही ये चक्र 2 के बारे में बात किया था। तो आपको ये बताना है इस चक्र 2 में कौन पार्टनरशिप कर रहा है सीबीआई के साथ टू मेक दिस ऑपरेशन सक्सेसफुल, ठीक है। इस ऑपरेशन के लिए कौन सहायता कर रहा है सीबीआई की, आपको ये बताना है। क्या नाम है ऑपरेशन का, चक्र 2, ठीक है, चक्र 2, ठीक है। और इसका काम क्या है, साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड। तो हम लोग ने देखा था सी से साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड, सी से सीबीआई और सी से चक्र। तो हम लोग ने 3C देखा था ना पहले, जब हम लोग ने 2-4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले ही शायद ये न्यूज़ पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि 3C हैं। 3C क्या थे, पहला तो ऑपरेशन चक्र था, ठीक है, ऑपरेशन चक्र था। और कौन इसको इनिशिएट कर रहा है, सीबीआई इनिशिएट कर रही थी, ठीक है। किस लिए, साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने 3C से सारे डायमेंशन इसके कवर किए थे, ठीक है। साइबर फ्रॉड कवर कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने सारे डायमेंशन देखे थे, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग रोज़ रोज़ करंट अफेयर्स पढ़िए, रोज़ रोज़ वीडियोज़ देखिए, कहीं से भी करंट अफेयर पढ़िए, पर रोज़ रोज़ पढ़िए। क्योंकि क्या होता है कि आपको नहीं पता होता कि कब कौन सी न्यूज़ ज़रूरी बन जाएगी, ठीक है, या कब कौन सी न्यूज़ में क्या डेवलपमेंट हुआ है। और अभी वीडियोज़ यूट्यूब पे जितने वीडियोज़ हैं सब 2-3-4 घंटे के, वो सारी न्यूज़ नहीं कवर कर पाते हैं। उनको वो अपने परसेप्शन से जज करते हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूरी है, ये क्वेश्चन नहीं ज़रूरी है, पर वो कभी भी क्लोज नहीं पहुंच सकते हैं जो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। आप देखे होंगे कैसे भारी भरकम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जो डायरेक्ट है वो तो अलग बात है, पर जो एक्चुअल में जीएस या जीके के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यूट्यूबर्स जो भी हैं नहीं जज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बस ये पढ़ा सकते हैं आपको, ताकि आप एलिमिनेट कर पाएँ चीज़ें वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअस तरीके से उसे मतलब कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहें। जीके की जो भी वीडियोज़ हैं, आप वीडियोज़ देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बस आप कंसिस्टेंट रहिए न्यूज़ एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि सीबीआई का चक्र ऑपरेशन में कौन साथ दे रहा है, कौन सहायता कर रहा है। आपके ऑपरेशंस हैं टीसीएस एंड गूगल, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड ऑप्शन है अमेजॉन, फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी मतलब माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन। तो साथियों इसका सही आंसर है बी एंड सी मतलब माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन, ठीक है। ऑपरेशन चक्र 2 was initiated after registration of 5 separate cases of cyber enabled financial fraud including 100 करोड़ क्रिप्टो स्कैम, ठीक है। 100 करोड़ क्रिप्टो स्कैम के बाद ये ऑपरेशन चक्र 2 जो है मतलब न्यूज़ में आया था, इनिशिएट किया गया था। कौन कर रहा है, सी से सीबीआई, किसके लिए, साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, ठीक। क्या नाम है, चक्र, ठीक है साथियों। और इनकी मदद कौन कर रहा है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन, ठीक है। तो मदद कौन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन, ठीक है। तो ये कैसे याद रखेंगे, सीबीआई की मदद कौन कर रहा है, सीबीआई की मदद चक्र में कौन कर रहा है, अम्मी, ठीक है, अम्मी, AMMI, अम्मी कर रही है, ठीक है। MI से याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट और AM से याद रखिएगा अमेजॉन, ठीक है। ये एक ट्रिक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। सीबीआई की मदद कौन कर रहा है चक्र 2 में, अम्मी मदद कर रही है, ठीक है। सीबीआई की मदद कौन कर रहा है, अम्मी कर रही है। AM से अमेजॉन, MI से माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ऑपरेशन चक्र 2 में सीबीआई को जो है टेक्निकल असिस्टेंस और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है साथियों। एक बार फिर देख लीजिए, सीबीआई के चक्र में, या तो ऐसे याद रखिएगा, सीबीआई के चक्र में कौन फंसा, तो अम्मी। सीबीआई से मतलब सीबीआई है, चक्र मतलब इनका ऑपरेशन चक्र, कौन फंसा, अम्मी। अम्मी मतलब जो भी टेक्निकल असिस्टेंस दे रही होंगी। अम्मी से AM से अमेजॉन, अमेजॉन AM से अमेजॉन और MI से माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है साथियों। सीबीआई के चक्र में कौन फंसे, अम्मी, ठीक है। AM से अमेजॉन, MI से माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महाराष्ट्र के कल्चर अफेयर मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू ब्रिंग बैक छत्रपति शिवाजी महाराज लेजेंडरी वाघ नख, ठीक है। तो वाघ नख
को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस सिटी के साथ आपको ये बताना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र कल्चर अफेयर्स मिनिस्ट्री है साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिटी टू ब्रिंग बैक छत्रपति शिवाजी महाराज वाघ नख, ठीक है। वाघ नख क्या है, नख से होता है नाखून, वाघ मतलब होता है बाघ, ठीक है। तो बाघ का नाखून, ठीक है, बाघ का नाखून, बाघ का नाखून, ठीक है। तो ये एक तरीके का वेपन था जिससे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही वैलर और बहुत ही शौर्यता दिखा के मारा था, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आपको ये बताना है किस कंट्री, किस सिटी के साथ पार्टनरशिप MOU साइन किया गया है ताकि वाघ नख जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का वो वापस आ जाए। तो आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सेकेंड ऑप्शन है लंदन, थर्ड ऑप्शन है पेरिस और फोर्थ ऑप्शन है बर्लिन। तो साथियों इसका सही आंसर है लंदन, ठीक है। तो लंदन से MOU साइन हुआ है जिसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज का जो लेजेंडरी वाघ नख है वो वापस लौटा दिया जाएगा महाराष्ट्र को, ठीक है। तो ये कहाँ पे साइन हुआ है, लंदन में, ठीक है, लंदन में साइन हुआ है, ठीक है, विद विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, ठीक है। तो ये विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में ये रखा है और ये मेडिवल वेपन है, ठीक है, ये मेडिवल वेपन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वाघ नख किसका है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है। कहाँ से आएगा, लंदन से आएगा, ठीक है। क्योंकि लंदन से क्यों आएगा, क्योंकि हाँ, मेडिवल में, मॉडर्न इंडिया में, मेडिवल के बाद मॉडर्न इंडिया में हमको ब्रिटिश ने रूल किया था ना, तो ब्रिटिश सारा सामान उठा ले गए थे चोर कहीं के, ठीक है। तो चोर कहीं के ले गए, लंदन में रख लिए, बता लिए कि ये अपना हमारा है, ठीक है। लेकिन जब लोगों को पता चला, अब हम लोग को पता चला, तो हम लोग मांग रहे हैं वापस अपना सामान, ठीक है। तो वाघ नख इसलिए लंदन में है क्योंकि उसके बाद जो मिडिवल इंडिया में के बाद मुगल सल्तनत के बाद जो राज किया था, जो कॉलोनाइज किया था इंडिया को, वो ब्रिटिश थे, ठीक है। तो वो सारा सामान उठा ले गए थे, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो लेजेंडरी वाघ नख है वो लंदन में रखा हुआ है, एल्बर्ट और विक्टोरिया म्यूजियम में, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा एडिशन खेला जाएगा। अभी आप जान रहे होंगे कि वर्ल्ड कप खेला जा रहा है इंडिया में, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सा एडिशन है वर्ल्ड कप का जो कि इंडिया में खेला जा रहा है, ठीक है। और कितने मैचेस होंगे, 48 मैचेस होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 48 मैचेस होंगे 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। 19 नवंबर को फाइनल है। आशा करते हैं इस बार इंडिया कप उठाए, ठीक है। 2011 के बाद अब बहुत लंबा टाइम हो गया है, इतनी अच्छी टीम है, नज़र न लगे किसी की, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा एडिशन चल रहा है मेंस ODI वर्ल्ड कप का, ठीक है, इंडिया में। तो आपके ऑप्शन है 13th, 14th, 15th या 16th। तो साथियों सही आंसर है 13th, ठीक है। 13th ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मतलब 13th एडिशन जो है सही आंसर है। तो द 13th एडिशन ऑफ मेंस ODI वर्ल्ड कप इज सेट टू बी हेल्ड फ्रॉम 5th of October to 19th November 2023, कंप्राइज 48 मैचेस, ठीक है। 48 मैचेस होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इनॉग्रल और फाइनल मैच दोनों कहाँ खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। इसके मैस्कट क्या है देख लीजिएगा, ब्लेज जो कि फीमेल मैस्कट है बॉलर की, और टोंक जो कि है मेल मैस्कट बैट्समैन का, ठीक है। इंडिया ने 2 बार ऑलरेडी जीत रखा है वर्ल्ड कप, 1983 में कपिल देव साहब की कैप्टनसी में, और 2011 अपने माही भाई महेंद्र सिंह धोनी भाई की कैप्टनसी में, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग कि ये दोनों जो मैस्कट्स हैं वो याद कर लेते हैं, ठीक है। तो याद करिएगा कि जो है ब्लेज फीमेल मैस्कट है मतलब बॉलर, और टोंक क्या है, बैट्समैन है, ठीक है। ब्लेज और टोंक, ब्लेज और टोंक, ठीक है, ब्लेज और टोंक, ठीक है, ब्लेज और टोंक, ब्लेज और टोंक, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे साथियों कि वर्ल्ड कप में ब्लेजर पहन के, ब्लेजर पहनने पर टोकना नहीं है किसी को, ठीक है। ब्लेजर पहनने पर टोकना नहीं है, ठीक है, TONK, टोक नहीं है, टोक नहीं लगाना है, ठीक है। ब्लेजर पहनने पर वर्ल्ड कप में ब्लेजर पहनने पर टोक नहीं लगाना है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना टोकना नहीं, किसी काम, कोई काम करने जा रहा है तो टोकना नहीं चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए, मतलब पूछना नहीं चाहिए कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक है। मतलब ये एक अपशगुन माना जाता है, अपनी अपनी धारणाएं हैं, ठीक है, अपने अपने कस्टम से, ठीक है। तो वर्ल्ड कप में जो ब्लेजर पहने तो उसको टोकना नहीं है, ठीक है। तो ब्लेजर से याद रखिएगा ब्लेज जो कि फीमेल मैस्कट बॉलर के लिए, और टोंक बैट्समैन, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे फिर से देख लेते हैं, ये करंट अफेयर की ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा कि WC का मतलब वर्ल्ड कप का जो 13th एडिशन है वर्ल्ड कप का, उसका मैस्कट कौन है। तो जो ब्लेजर पहने उसको टोकना नहीं है, ठीक है। ब्लेजर पहन के फोटो खिंचाते हैं ना वर्ल्ड कप में, ठीक है, ब्लेजर पहन के
ब्लेजर जो पहन ले तो टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, टोक, ठीक है, टोक नहीं लगाना है, ठीक है, टोक नहीं लगाना है, ठीक है। तो ब्लेजर से याद रखिएगा, बॉलर मतलब फीमेल मैस्कट है ये, और टोंक जो है ये मेल मैस्कट है बैट्समैन का, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक अच्छी लगी होगी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा स्टेट जो है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत एप्लीकेशंस को इनवाइट कर रहा है फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है जय भीम मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस स्टेट की इनिशिएटिव है, आप यही बता दीजिए, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गोवा, और फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। तो साथियों इसका सही आंसर है दिल्ली, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, दिल्ली। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS कैटेगरीज फॉर फ्री कोचिंग अंडर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ठीक है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ठीक है। ये कहाँ की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की स्कीम है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ठीक है। जय भीम प्रतिभा विकास योजना, ध्यान दीजिएगा कहाँ की स्कीम है साथियों, दिल्ली की स्कीम है, ठीक है। दिल्ली की स्कीम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट करंट अफेयर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द थीम ऑफ 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023, ठीक है। तो 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की थीम क्या है, आपको ये बताना है। अर्बन मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। मोबिलिटी मतलब बस कैसी होंगी, रिक्शास कैसे होंगे, मेट्रोस कैसे होंगे, तो ये होता है मोबिलिटी, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रोसेस होती है इसको मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो आपको ये बताना है 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन की जो थीम है वो क्या है। और साथियों आपके लिए आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड एंड रिजिलियंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, सेकेंड ऑप्शन है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज एंड ट्रांसपोर्ट, और लास्ट ऑप्शन है साथियों एनजेंडरिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है एकदम सही है, कौन सा, इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अर्बन मोबिलिटी मतलब होगा अर्बन ट्रांसपोर्ट, तो वही थीम होगी, आप ऐसे ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रेजिलिएंट इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंटीग्रेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा, एक ही जगह पे आपको बस भी मिली जा रही है, एक जगह पे आपको रिक्शा भी मिली जा रही है, एक जगह पे ही आपको ट्रेन भी मिल जा रही है, एक जगह पे आपको मेट्रो भी मिल जा रही है, और एक जगह पे आपको एयरपोर्ट भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेटेड पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं इंटीग्रेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं, जैसे आप कहीं बस से उतरे और आपको कहीं एयरप्लेन कैच करना है किसी सिटी के लिए, तो बहुत दूर ना हो कि 20 किलोमीटर दूर है, क्या मतलब ऐसी डिज़ाइन का, ठीक है। तो ऐसी डिज़ाइन को इंटीग्रेटेड डिज़ाइन कहते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आसपास हो, ठीक है। तो अर्बन मोबिलिटी की थीम क्या है, इंटीग्रेटेड और रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर साहब हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, ठीक है। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया था दिल्ली में 16th अर्बन मोबिलिटी इंडियन कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023। इसमें कोलैबोरेट किया था किसने, इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट ने और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, ठीक है। आपको ये नहीं ध्यान देना, आपको बस ये ध्यान देना है कि थीम क्या है, तो थीम है रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट, हम बताए ना आपको ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखेंगे इंटीग्रेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सारे एक जगह, एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको एक ही जगह मिल जाए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों ये कुछ वन लाइनर न्यूज़ है, देख लीजिएगा। तो फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर ली कीकियांग की डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 68, ठीक है। तो ये कहाँ के प्रीमियर थे ली कीकियांग साहब, ये चाइनीज प्रीमियर थे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट करंट अफेयर है साथियों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि जो 11 दिसंबर है वो सेलिब्रेट किया जाएगा भारतीय भाषा दिवस के तौर पे, ठीक है। तो भारतीय भाषा दिवस किसके लिए मनाया जाएगा, क्योंकि महाकवि सुब्रमण्यम भारती साहब का इस दिन जन्मदिन होता है, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर थे और रिनाउंड तमिल पोएट थे, ठीक है। कौन से पोएट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, तमिल पोएट है, कौन, महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिल पोएट है, ठीक है। तो इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में, इनके
जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 11 दिसंबर को, ठीक है। तो 11 दिसंबर को याद कीजिएगा कि भारतीय भाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में, किसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में? तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती। ये साहब कहाँ से आते थे? तो ये साहब हैं तमिलनाडु के, ठीक है। तो तीनों चारों डायमेंशन जो भी हैं ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है साथियों, क्योंकि ये ईजी चीज़ें हैं और बहुत ही आसानी से इससे मार्क्स डिलीवर किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसने कि लॉन्च किया है डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका गुजरात, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन, ठीक है। तो डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन किसको मिला है? इसका गुजरात से। तो आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है एस्क्रो पे, सेकंड ऑप्शन है एस्क्रो पेमेंट, थर्ड ऑप्शन है एस्क्रो टीएम, फोर्थ ऑप्शन है एस्क्रो स्वाइप, ठीक है। तो एस्क्रो मतलब क्या होता है साथियों? मान लीजिए दो कंपनी है, ये दो कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है इनको, बी कंपनी को रोड बनाने के लिए, ठीक है। रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, ठीक है। ए कंपनी बी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है रोड बनाने के लिए, ठीक है। और बी कंपनी ने बोला है कि मान लीजिए 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो ए कंपनी ने क्या किया है, एक सेपरेट आदमी को, सी को, जो कि इंडिपेंडेंट है, उसको 100 रुपये दे दिए हैं, ठीक है। 100 रुपये दे दिए हैं। तो जब ये रोड बन जाएगी वो बी को 100 रुपये दे देगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट पार्टी जो होती है बीच में, इसको एस्क्रो कहते हैं, ठीक है। ये एस्क्रो एजेंट होता है या एस्क्रो अकाउंट होता है, ठीक है। कई कई बार एस्क्रो अकाउंट होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट अकाउंट होते हैं, उसमें पैसा डाल दिया जाता है और जैसे ही उस पर्पस पूरा होता है या काम होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद ये पेमेंट रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। तब तक ये ब्लॉक रहती है, इसी को एस्क्रो कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको एस्क्रो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और साथियों इसका सही आंसर है एस्क्रो पे, ठीक है। एस्क्रो पे जो इसका है सही आंसर है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्क्रो पे अ लीडिंग डिजिटल एस्क्रो प्लेटफॉर्म हैज सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो रेगुलेटरी फिनटेक ऑथराइजेशन फ्रॉम इसका सिटी गुजरात, ठीक है। तो ये इसका क्या नाम है? एस्क्रो पे, ठीक है। जैसे पेटीएम है, जीपे है, वैसे एस्क्रो पे है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा एस्क्रो पे, एस्क्रो पे, ठीक है। एस्क्रो को पे करना है, ठीक है। एस्क्रो को पे करना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर, ये ट्रिक है कि एस्क्रो को पे करना है, ठीक है। कोई काम होने से पहले एस्क्रो को पे करना है, फिर वो पे करेगा, ठीक है। तो एस्क्रो पे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल साहब हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि हाई लेवल मल्टी स्टेक होल्डर एडवाइजरी बॉडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया जाएगा, ठीक है। तो मल्टी स्टेक होल्डर एडवाइजरी बॉडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेट किया जाएगा। तो आपको ये बताना है इस जो मल्टी स्टेक होल्डर एडवाइजरी बॉडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें कितने इंडियंस शामिल हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस रिवील्ड द फॉर्मेशन ऑफ 39 मेंबर, इसमें 39 मेंबर होंगे, ध्यान दीजिएगा, 39 मेंबर हाई लेवल मल्टी स्टेक होल्डर एडवाइजरी बॉडी ऑन इंडिया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स आर इन इट, ठीक है। कितने इंडियन मेंबर्स हैं इस 39 बॉडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी बॉडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? आपके ऑप्शन है साथियों 3, 4, 5 या 6। तो साथियों इसका सही आंसर है 3, ठीक है। 3 मेंबर्स हैं जो कि इंडिया से हैं। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि एक एडवाइजरी बॉडी बनेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें 39 मेंबर्स होंगे, ठीक है। 39 मेंबर्स होंगे और इसमें कितने इंडियन मेंबर्स हैं? तो 3, ठीक है, 39। तो आप पहला वाला डिजिट याद रखिएगा, ठीक है। पहले वाले डिजिट ही नंबर है इंडियंस का, ठीक है। 3 इंडियंस, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो अमनदीप सिंह गिल हैं, नाजनीन रजनी है और शरद शर्मा है, ठीक है। शरद शर्मा है, ठीक है। शरद शर्मा है, ठीक है। कौन कौन है? अमनदीप सिंह गिल, नाजनीन रजानी और शरद शर्मा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इसको साथियों? पहले तो ये हम लोग ने देख लिया ट्रिक कि 39 मेंबर बॉडी है, ठीक है। आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा 39 मेंबर बॉडी है। तो 3 जो है पहली डिजिट जो है वही इंडिया के मेंबर्स की है, या आप ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि 3 मेंबर्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजरी बॉडी में, ठीक है। कौन कौन से हैं? अमनदीप सिंह गिल साहब,
नाजनीन रजनी साहब और उसके बाद शरद शर्मा, ठीक है, शरद शर्मा, ठीक है। ठीक है, अमनदीप सिंह गिल, नाजनीन शर्मा और शरद शर्मा, सॉरी नाजनीन रजानी और शरद शर्मा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अमन, मतलब सुख शांति, अमन ना देगा, मतलब शांति ना देगा, ये शर्त है, ठीक है, ये शर्त है, ठीक है, शर्त से याद रखिएगा, शरद, ठीक है, शर्त है ये, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप कहीं, ठीक है। तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अमन ना लेने देगा, ठीक है, अमन से याद रखेंगे अमनदीप सिंह, ना से याद रखेंगे नाजनीन रजानी, और शर्त है कि शर्त से कैसे क्या याद रखेंगे, शरद शर्मा, ठीक है, शरद शर्मा, ठीक है। तो या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं NAS, ठीक है, एआई सब कुछ नाश कर देगा, नाश कर देगा मतलब विनाश कर देगा, नाश कर देगा, ठीक है, NAS, एन से नाजनीन रजानी, ए से अमनदीप सिंह गिल और एस से शरद शर्मा। पर हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि एआई जो है वो अमन ना लेने देगा, ये शर्त है, ठीक है, अमन ना लेने देगा, ये शर्त है, अमन ना, अमन से याद रखेंगे अमनदीप सिंह गिल, ना से याद रखेंगे नाजनीन, और शर्त से याद रखेंगे साथियों शरद शर्मा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी ट्रिक करंट अफेयर की समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 45th चेयरमैन कौन बने हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के, ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के 45th चेयरमैन कौन बने हैं आपको बताना है, ठीक है, सीधा सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं शू जैंग, सेकंड ऑप्शन है जेम्स विलियम, थर्ड ऑप्शन है लियोन टोपालियन, फोर्थ ऑप्शन है निको ब्रेकविच, ठीक है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के कौन चेयरमैन बने हैं 45th चेयरमैन। तो साथियों इसका सही आंसर है लियोन टोपलियन, ठीक है, लियोन टोपलियन जो है सही आंसर है, ठीक है, लियोन टोपालियन, ठीक है। तो लियोन टोपालियन जो कि नूकर कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं, CEO भी हैं, वो इलेक्ट हुए हैं 45th चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ठीक है। और जो इंडिया के थैचर्ड विश्वनाथ है, टीवी नरेंद्रन, थैचर्ड विश्वनाथ नरेंद्रन और चू जिंग वू जो है ये वाइस चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो 45th चेयरमैन है तो कौन है वो लियोन टोपालियन। तो याद रखिएगा जो टोपा है वो स्टील का है, ठीक है, टोपा है वो स्टील का है, ठीक है, टोपा से याद रखेंगे टोपालियन, ठीक है। तो टोपा किसका है, स्टील का है, ठीक है, ये करंट अफेयर की ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, टोपा स्टील का, ठीक है। स्टील से क्या याद रखेंगे, स्टील लिमिटेड, स्टील एसोसिएशन, और टोपा से टोपालियन, ठीक है, टोपालियन आपके सामने ऑप्शन रहेगा, आपको इसको मार्क कर देना है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर वुड यू फाइंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। तो इंडिजिनियसली बिल्ड एयर ट्रैफिक सॉरी इंडिजिनियसली बिल्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम आपको किस एयरपोर्ट पे मिलेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है साथियों सांता क्रूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, या कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, या ये IGI है, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, या बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि ओडिशा में है, ठीक है। तो इंडिजिनसली बिल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम एट बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। इसको किसने बनाया है, आत्मास को जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। अभी आप लोगों ने पीछे देखा था कि साफ क्या है साथियों, साफ से याद रखा था, साफ हिंदुस्तान का एरोस्पेस है ना, साफ हिंदुस्तान का एरोस्पेस है, ठीक है। साफ से क्या था, साफरान टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान से क्या था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी, और उन्होंने किस चीज़ के लिए कोलैबोरेट किया है, एरोस्पेस डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हम लोग ने पुराना जो पढ़ा था हम लोग ने ये भी रिवाइज कर लिया, और यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि जो इंडिजिनियसली बिल्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो किसने बनाया है, वो वो कहाँ पे आया है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया है, ठीक है। तो आराम से बता देंगे कि बीजू ने बनाया है ये, ठीक है, ब्रीजू ने एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है, ठीक है। बीजू अपने आप बहुत कॉमन नेम है ना, बीजू,
ठीक है। तो बीजू जो है इंडिजिनसली बिल्ट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो बीजू से याद रखेंगे, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, जो कि कैपिटल है किसकी? ओडिशा स्टेट की, ठीक है साथियों। फिर से एक बार ट्रिक देख लीजिए कि बीजू ने बनाया है इंडियन इंडिजिनस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बीजू ने बनाया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वन लाइनर टाइप का है, आप देख लीजिए। तो एसबीआई ने रोक किया है किसको? एमएस धोनी को एज ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो धोनी साहब को किसने रोप इन किया है एज ब्रांड एम्बेसडर? तो एसबीआई ने, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? सभी की पसंद है ना धोनी, धोनी सबको पसंद है, मतलब अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस नेशन धोनी को बहुत सब पसंद करते हैं, कैप्टन कूल को, ठीक है। तो सभी को पसंद है धोनी, ठीक है। सभी को कौन पसंद है? धोनी। सभी से क्या याद रखेंगे? सभी से एसबीआई, ठीक है। सभी से क्या याद रखेंगे? एसबीआई, ठीक है। एसबीआई, ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसबीआई को किसने, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो धोनी साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, थीम ऑफ वर्ल्ड स्ट्रोक डे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे की थीम क्या है। आपके ऑप्शन है स्ट्रोक यूनाइट्स ह्यूमैनिटी, सेकेंड ऑप्शन है टुगेदर वी आर ग्रेटर दैन स्ट्रोक, थर्ड ऑप्शन है स्ट्राइक द स्ट्रोक, फोर्थ ऑप्शन है कीप काम एंड एक्सरसाइज वे टू ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, टुगेदर वी आर ग्रेटर दैन स्ट्रोक, ठीक है। तो अक्टूबर 29 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे, ठीक है। आप ये मत याद रखिएगा, हम हर बार बताते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको डेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक दिन में दो दो चीज़ें कई बार सेलिब्रेट करते हैं और साल में 365 दिन होते हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग 350-400 आपको डेज याद करने पड़ते हैं, जिसकी यूटिलिटी बहुत कम है। तो इससे बेटर है कि हम लोग स्मार्ट स्टडी करें और थीम बस याद रखें, क्योंकि थीम का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो थीम का क्वेश्चन आप आराम से एक तो दिमाग में रिस्टोर मतलब स्टोर कर सकते हैं और वहाँ पे रिटेंशन अच्छे से हो जाता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज कम होते हैं जब थीम की बात होती है, क्योंकि थीम डिस्टिंक्ट होती है, इसलिए आप कंफ्यूज कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रोक डे का जो थीम है वो है टुगेदर वी आर ग्रेटर दैन स्ट्रोक, ठीक है। तो ग्रेटर दैन स्ट्रोक, ठीक है, ग्रेटर दैन स्ट्रोक, बस याद रखिएगा ग्रेटर दैन स्ट्रोक, क्या? ग्रेटर दैन स्ट्रोक, ये थीम है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम अक्टूबर 26 टू नवंबर 9 2023 इन गोवा, ठीक है। तो अभी हम लोग ने कल या परसों वाले करंट अफेयर के वीडियो में नेशनल गेम्स की पूरी हिस्ट्री देखी थी, कब शुरू हुआ था, क्या इसका मोटो है, ठीक है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग ने देखा था नेशनल गेम जो शुरू हुआ था शायद 1924 से शुरू हुआ था, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? थीम थी जी से गेम्स था और जी से ही थीम थी, हम लोग ने देखा था गेट सेट गो, है ना, गेट सेट गो, ठीक है। वैसे जनरल गेट सेट गो, ठीक है, गेट सेट गो। वैसे जनरली ये था कि ये हर 4 साल पे मनाया जाता है, पर हम लोग ने देखा था कि कितने वेरिएशन से, कभी 5 साल में, कभी 3 ही साल में, कभी 4 साल में, तो इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं था कि कब मनाया गया है, ठीक है। इस बार ये कहाँ पे हो रहा था? तो हम लोग ने 3G देखा था ना, 3G, जी से था गेम्स मतलब नेशनल गेम्स, और इस बार कहाँ हो रहा था? गोवा में, ठीक है। इस बार गोवा में हो रहा था और पिछली बार कहाँ हुआ था? गुजरात में, ठीक है। तो 3G से हम लोग ने पूरी नेशनल गेम्स की चीज़ें देखी थी, सॉरी 4G से देखी थी, और जी से देखा था, जी उसका मोटो गेट सेट गो, ठीक है साथियों। आप इसीलिए कहते हैं आप रोज रोज करंट अफेयर्स देखा करिए, इससे क्या है आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होगी, आपको डेप्थ नॉलेज मिलेगी और आपको फाइन जो पॉइंट्स है, फाइनर पॉइंट्स जो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, कंपाइलेशन में नहीं मिलेंगे, वो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ने में मिल जाते हैं, ठीक है। आपको पढ़ना ही तो है और आपको क्या करना है, ठीक है। इस समय जब आपकी ये जो पढ़ने की, तो सिर्फ आप पढ़ाई करिए, ठीक है, और खूब पढ़ाई करिए, ठीक है, स्मार्टली भी और मतलब मेहनत भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वर्क हार्ड, नहीं वर्क स्मार्ट, वो है ना कि डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट, ठीक है, एक जगह वो भी सही है, पर यू हैव टू हैव वर्किंग हार्ड, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। वहाँ पे सारी एक जगह स्मार्टनेस जाके ख़त्म हो जाती है, फिर आपका हार्ड वर्क काम आता है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क तो करिए ही, पर हार्ड वर्क जो उसका है वो बेस है, ठीक है। तो दोनों ही जब करेंगे तभी आपको सफलता हासिल होगी, ठीक है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है आपका, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन, इसके जो सारे ऑप्शन हैं वो हैं पेटीएम, मतलब
ऑफिशियल स्पॉन्सर नेशनल गेम्स के? आपके ऑप्शन है पेटीएम, सेकंड ऑप्शन है बाईजूस, थर्ड ऑप्शन है अनअकैडमी, फोर्थ ऑप्शन है महिंद्रा। तो साथियों सही आंसर इसका पेटीएम, ठीक है। पेटीएम जो है स्पेशल स्पॉन्सर है किसके? गोवा में जो हो रहा है नेशनल गेम्स के, ठीक है। तो इंडिया रिनाउंड फिनटेक जायंट पेटीएम हैज बिकम ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन गोवा, ठीक है। ठीक है, नेशनल गेम्स में गोवा में जो हो रहे हैं वो उसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो पेटीएम है, ठीक है। तो आप बस याद रखिए गोवा में जो भी गेम्स हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। गोवा में जितने भी गेम्स खिलाते हैं ना वो लोग वाटर स्पोर्ट्स, तो उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे से याद रखिएगा ऑफिशियल स्पॉन्सर पेटीएम, ठीक है। तो यही ट्रिक हो गई साथियों आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या? गोवा में जो भी गेम्स हो रहे हैं, गेम्स मतलब नेशनल गेम्स हो रहे हैं और गोवा इसकी वेन्यू है, तो गोवा में जो भी गेम्स खेलेंगे वहाँ पे करना पड़ेगा उसके लिए, सारे गेम्स के लिए पे करना पड़ेगा। पे से याद रखेंगे पेटीएम जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर है ऑफ 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। बस 3-4 स्लाइड्स और हैं, फिर ये हमारा सेशन जो है खत्म हो जाएगा, आप जाके रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि स्विम प्रोजेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। स्विम प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्टार ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ब्लैक होल डिटेक्शन से रिलेटेड, स्पेस विंड से रिलेटेड, या आइस बरीड अंडर मार्शियन सरफेस से रिलेटेड। तो साथियों इसका सही आंसर है लास्ट वाला, आइस बरीड अंडर मार्शियन सरफेस, ठीक है। तो ये नासा का प्रोजेक्ट, अभी हम लोग देखेंगे पूरा फुल फॉर्म। तो नासा का सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग, ठीक है। सब सरफेस, देखिए सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट रिलीजेस 4 सेट ऑफ मैप्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो मार्स के अंदर, जो मार्शियन सरफेस के अंदर मार्स जो प्लैनेट है उसके नीचे जो आइस दबी हुई हैं उनको डिटेक्ट करेगा, उनके बारे में एक्सप्लोर करेगा, उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है। स्विम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्या नाम है? स्विम प्रोजेक्ट। स्विम तो क्या है? सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग, ठीक है। वो सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग, ठीक है। तो दिस इज कंसर्न विद आइस बरीड अंडर मार्शियन सरफेस, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और ये पूरा ही करंट अफेयर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में पॉपुलर सरस मेला इनॉग्रेट किया गया था गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में अभी सरस मेला इनॉग्रेट किया गया था। तो आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है सरस मेला से, ठीक है। तो सरस मेला को कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है ये बताना है। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो साथियों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो सरस आजीविका मेला है, ये सरस मेला जिसको कहते हैं, ये सरस आजीविका मेला जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर है, ठीक है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAINRLM, ठीक है। DAI, ये देखिए यहाँ लिखा DAINRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रूरल महिलाओं को, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके बनाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, छोटा सा 10-15-20 लोगों का ग्रुप होता है, आपस में इनके पास कोई स्किल होती है, मान लीजिए ये लोग बहुत अच्छी बुनकर होते हैं या बहुत अच्छे बास्केट बनाते हैं, तो ये लोग आपस में मिलकर बास्केट बनाते हैं और उसको प्रोडक्ट करते हैं, अब मार्केटाइज करते हैं इसी सरस मेला में, ठीक है। सेल देयर प्रोडक्ट स्किल्स एंड ये क्या होता है, लिंक डेवलप करता है, ठीक है। तो ये जो सरस मेला है, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ लगता है, गाँव में लगता है। तो गाँव की कौन सी मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। गाँव की कौन सी मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट, हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। सरस मेला कब लगता है, डे में लगता है, ठीक है, रात में नहीं लगता। तो डे से याद रखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत होता है, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत ये सरस मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार ट्रिक। सरस मेला जो है क्या क्या होता है, पहले तो गांव में लगता है, ठीक है, गांव में लगता है, GAON गांव, और डे में लगता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि गांव से क्या रखें, याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करती है इसको, MORD, और डे से क्या है, दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत ये किया जाता है, ठीक है। डे से याद रखेंगे दीनदयाल उपाध्याय योजना NRLM के अंतर्गत इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। और उसका जो एम है हम लोग ने देख लिया कि जो भी ग्रामीण औरतें हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको एक आर्थिक सहायता के रूप में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो उत्पाद हैं, उनको मार्केट करने के लिए ये सरस मेला जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गिर इंडिजिनस काउ ब्रीड जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसका मिशन है? पशुधन विकास योजना का। ठीक है, पशुधन विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, और इस गोकुल मिशन के अंदर क्या हो रहा है, गिर जो है, गिर एक गाय की एक प्रजाति है, इंडिजिनस प्रजाति है। ठीक है, स्वदेशी प्रजाति है हमारी, उसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पशुधन विकास योजना जो है उसका जो ड्यूरेशन है वो क्या है। ठीक है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पशुधन विकास योजना? आपके ऑप्शन है 2021 से 2026, सेकंड ऑप्शन है 2022 से 27, थर्ड ऑप्शन है 2020 से 2025, एंड लास्ट ऑप्शन इज 2019 से 2024। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 2021 से 2026, इसका सही आंसर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, नाम से पता चल रहा है, गोकुल आप जानते ही हैं जहाँ पे गायों को रखा जाता है। ठीक है, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड्स। ठीक है, बोवाइन ब्रीड्स के इंडिजिनियस डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत हुआ है? ये राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत हुआ है, जो 2021 से 2026 तक चलेगी। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था और यही आंसर है 2021 से 2026। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? प्रोडक्टिविटी एनहांस करना होगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स का यूज़ करना होगा फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस, यही सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारा करंट अफेयर समझ में आया होगा। हम ये भी आशा करते हैं कि जो भी ट्रिक्स आपको बताई गई हैं आपको समझ में आई होंगी, आपको ईजी लगेंगी, ताकि आप एग्जाम हॉल में आराम से बिना किसी प्रेशर के एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन है उनको कॉन्फिडेंटली उससे डील कर पाएँ, और जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य को हासिल करें और सफल हो। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के हमेशा साथ हैं। ठीक है साथियों, हम लोग कल मिलेंगे नए करंट अफेयर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। खूब ख्याल रखिएगा अपना, और स्पेशली मम्मी पापा का अपना खूब सम्मान करिए उनका, और खूब उनको मोहब्बत दीजिए, खूब इनका सम्मान करिए, खूब उनका ख्याल रखिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।